बेशक। आपका जो टॉपिक है आज का, फ्यूचर ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन द डिजिटल एज, होप्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ SC, ST, OBC, women, the poor and the persons with disabilities, इस पे स्पेशली हम लोग का अटेंशन है। तो प्लीज मैडम कंटिन्यू करें आप। गुड इवनिंग, आदाब अर्ज है आदरणीय मनोज जी और सारे मेरे साथी जो भी गूगल मीट में इस समय मेरे साथ तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरा आदाब एंड नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आई एम डीपली ऑनर्ड इन फैक्ट टू स्पीक ऑन द टॉपिक दैट इज नॉट जस्ट एन एकेडमिक एक्सरसाइज टू मी, इट इज इंडीड अ मैटर ऑफ जस्टिस, dignity and survival for the hundreds and millions of Indians. As an advocate at the Supreme Court of India and the Delhi High Court, I'm a practicing advocate, and I have seen this firsthand, that how the promises of our constitution, especially Samta, Swatantrata and Nyay, equality, freedom and justice, struggle to translate into a lived reality, especially in the digital era. जैसे कि अभी मेरे साथी मेरे साथ जुड़े थे साक्षात जी, उन्होंने कहा कि एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आज का हमारा विषय भी यही है, दैट इज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन अ रैपिडली डिजिटलाइजिंग इंडिया। जिस तेजी से आजकल भारत में डिजिटलाइजेशन हो रहा है और पूरा हमारे देश की ओर ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है, जिस तरीके से हम बहुत सारे वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एट द सेम टाइम, and we have started the UPI, the Aadhaar card, DigiLocker, CoWIN, इतनी सारी एप्स। अभी हम एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हुए और एक ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म और पावर हाउस कहलाए जाते हैं आज की तारीख में। इसी को जो समाज के आधार बनाते हुए और इसी को एक कानून की बात इसमें अगर मैं रखते हुए एक बात करूं, तो आज मैं आपसे एज अ लॉयर नहीं, मैं सिर्फ आपसे एक लॉयर की तरह आज बात नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि मैं आपसे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में बात करने के लिए आई हूँ, उन लोगों के लिए जो इस डिजिटल दुनिया में अब भी पीछे छूट रहे हैं। When we talk about the marginalized society and the SC, ST and the OBC and the women, like Manoj sir has given a very nice name when he says Adi Abadi. तो वाकई में आजकल women, there's nothing that a woman is not doing today. आजकल आदि आबादी और आदि आजादी दोनों वुमेन के पास है। तो इसको एक आजादी को हमें पूरा करना है और वो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो काफी सक्षम रूप से हमें एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। बट वी स्टिल नीड टू टॉक अबाउट, लाइक आई सेड, आई विल नॉट टॉक एज अ लॉयर बट एज अ फेलो सिटीजन who believes that no nation can truly progress when its SCs, STs, OBCs, women and the poor persons with disabilities are left behind in the digital divide. Now, just to set the context, there's a very, prime story about India's digital platform. Like I just gave examples of so many apps that we have recently come across. एक तरफ हम बात करते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की और ग्लोबल डिजिटल पावर हाउस की, लेकिन दूसरी तरफ जो विलेजेस हैं हमारे, जैसे बुंदेलखंड है, ट्राइबल बेल्ट्स ऑफ झारखंड है, उड़ीसा है, on the basis of the cities there are crores of people who are still living there and do not have a reliable electricity, leave alone smartphones and internet connectivity. जब हम डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं, किसके लिए? डिजिटल इंडिया का सपना तो हम देख रहे हैं, लेकिन किसके लिए देख रहे हैं? सरकार कह रही है डिजिटल इंडिया 5G रिवॉल्यूशन, स्मार्ट सिटीज, स्क्रीन पर सब कुछ चमक रहा है, लेकिन जमीन पर उतर कर देखें तो पिक्चर कुछ अलग ही दिखती है। राइट? राजस्थान के एक गांव में एक दलित बच्ची अपने स्कूल का ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकती है क्योंकि घर में स्मार्टफोन नहीं है। झारखंड के एक आदिवासी किसान को पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिलती क्योंकि उसका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं हुआ है। एक दिव्यांग व्यक्ति अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वेबसाइट स्क्रीन रीडर सपोर्ट नहीं करती क्योंकि वहां इंटरनेट नहीं चलता है। ये सिर्फ एनसीडोट्स नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है। जब हम डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें पूछना चाहिए कि इस रिवॉल्यूशन का फायदा किसको हो रहा है। ये एक बहुत अहम सवाल है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे मौका मिला है पूछने का और बताने का एट द सेम टाइम। अब अगर हम डेटा की बात करें, डेटा की जुबान की बात करें, आंकड़ों की बात करें, आंकड़ों को सोचने पर मजबूर करें, तो ट्राई के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक इंडिया में आज भी 35% रूरल पॉपुलेशन के पास रिलायबल इंटरनेट एक्सेस नहीं है। हम रिलायंस जियो की बात करते हैं, आजकल का युवा
आजकल का बच्चा बच्चा इंटरनेट चला रहा है, बट क्या ये इंटरनेट वहां पहुंच पा रहा है जब वाकई इंटरनेट को एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में एक इंटरनेट की जरूरत है, जहां पे बच्चों को वाकई इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के जरिए उनके पास स्कूल्स हैं, फिजिकल क्लासेस हैं, उनके पास एक डिजिटलाइजेशन का जरिया भी हमें पहुंचाना है। इनमें से 60% से ज्यादा SC/ST कम्युनिटीज से हैं, जो कि हम सबको पता है कि 40% ही है जो मेजोरिटी है। नेशनल सैंपल सर्वे कहती है कि ओबीसी और SC हाउस होल्ड में डिजिटल लिटरेसी रेट सिर्फ 18 के आसपास है, जबकि जनरल कैटेगरी में ये 54% है। अगर हम अब आधी आबादी विमेन की बात करें तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्बन रूरल डिवाइड के साथ एक जेंडर डिवाइड भी है। रूरल विमेन में इंटरनेट यूसेज में कंपैरिजन में सिर्फ 40% यूसेज है, जो कि रूरल वुमेन यूज कर पा रही हैं। मैं मानती हूँ आजकल की मेजोरिटी ऑफ व्हाट यू से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हर एक औरत के, हर एक लड़की के, हर एक महिला के हाथ में मोबाइल होगा, लेकिन जो लोग जो पिछड़े वर्ग में हैं या जो पिछड़े लोकेशन में हैं, क्या वो मोबाइल चला पा रहे हैं? क्या वो एक्सेस कर पा रहे हैं? और अगर हम अब बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, तो इंडिया में 2.68 करोड़ रजिस्टर्ड डिसेबल्ड हैं, जो ये डेटा मैंने ऑब्वियसली इंटरनेट से उठाया है, सो इट इज नॉट समथिंग which I can actually be very confident about, बट थोड़ा बहुत इधर उधर है, और मेरे ख्याल से ये AI के थ्रू ही आया है। लेकिन एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी है, जैसे स्क्रीन रीडर्स, हमारे ब्रेल कंपैटिबल डिवाइसेस हैं, साइन लैंग्वेज इंटरफेसेस हैं, ये सब सिर्फ प्रिविलेज कुछ लोगों तक ही पहुंची हैं। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये उन लोगों की जिंदगियों का गवाह है जो डिजिटल डिवाइड के दूसरी तरफ खड़े हैं, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं इस टॉपिक के थ्रू। इसमें अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो मनोज सर ने मुझे एम्फसाइज करने के लिए चूज किया है, जो कि बात करता है कानून की। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कानून क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी क्या है। मैं एक एडवोकेट हूं, तो मेरी जुबान थोड़ी कानूनी भी होगी और होनी भी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 में कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, आर्टिकल 21 में कहता है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुत्तस्वामी जजमेंट में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये राइट सिर्फ कागज पर है या डिजिटल स्पेस में भी इन्हें एनफोर्स किया जा सकता है या जा रहा है? जब एक SC स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, जब एक ट्राइबल वुमेन की आइडेंटिटी डिजिटल KYC में रिजेक्ट होती है क्योंकि उसकी स्किन टोन फिंगरप्रिंट सेंसर पे काम नहीं करती, जब एक व्हीलचेयर यूजर गवर्नमेंट पोर्टल एक्सेस नहीं कर पाता, तो ये सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और जाएगा। मैं आज यहाँ कहना चाहती हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कुछ सजेशंस मांगे हैं, जिसकी लास्ट, सो व्हेन आई टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस, दैट हैज टू बी आवर फाउंडेशन, एंड we are going to enter into a life of contradictions as we talk about the Constitution of India, as per Dr. B.R. Ambedkar already said. B.R. Ambedkar ने, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बहुत पहले ये आगाह कर दिया था कि हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां पे एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर करेंगे where the government benefits, education, jobs, courts, banking, healthcare, everything is going to be digital. The question before us today is, will our SCs, STs and OBCs, women, the poor, the persons with disabilities be part of the digital India, or will they be excluded from it? That is an important question here. Now, when we talk about the scheduled caste and scheduled tribes, which are facing the digital ceiling, like I just let me begin with our SC/ST brothers and sisters. SC/ST भाई बहनों की बात करते हैं। For centuries, these communities were denied education, land, social participation. Today, they face a new ceiling, a digital ceiling. Even where physical schools exist, lack of digital literacy means students from SC/ST families are left behind in online learning environments. जैसे कि मैंने अभी हाईलाइट किया, अगर हम OBC की बात करते हैं, our OBC communities, पिछड़े वर्ग के लोग, constitute about 52% of India's population, like I just projected, yet they remain largely invisible in tech industries, digital entrepreneurship, and policy making tables. The gig economy, Zomato, Swiggy, Ola, Uber, has millions of OBC workers as delivery agents and drivers, but these workers have no labor protections, no social security, no minimum wages for that whatsoever in the platform economy, which they are themselves a part of. They are exploited not only algorithmically, but algorithm also is a
इज ऑल्सो अ शोशिट, जो कि विदाउट अ फेस है और विदाउट अ नेम है और विदाउट राइट है। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, वर्कर्स राइट्स लेजिस्लेशन चाहिए जो रिकॉग्नाइज करे इन गिग वर्कर्स को एज एम्प्लॉइज, एज एंटाइटल्ड हो पीएफ के लिए, ईएसआई के लिए, मिनिमम वेजेस के लिए। एंड दिस इज नॉट अ चैरिटी, ये उनका हक है, दिस इज देयर राइट। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, ये उनकी राइट है, ये चैरिटी नहीं है। अब अगर मैं आ जाऊं जो महिलाओं की बात पर, या डिजिटल स्पेस में नया संघर्ष जो आया है महिलाओं के लिए, तो बहुत बार लोग ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने महिलाओं को एम्पावर किया है। ये आपने कई बार सुना होगा, बहुत सारी औरतें घर बैठकर ऑनलाइन बहुत सारा काम कर रही हैं, बहुत सारा रोल निभा रही हैं, तो बहुत सारा रोल निभा रही हैं। तो आपने ये सुना होगा, बहुत बार लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में महिलाएं बहुत आगे निकल चुकी है और बहुत कुछ कर पा रही है टेक्नोलॉजी के आने में। कुछ हद तक ये सच भी है और मैं इससे अग्री करती हूँ। मोबाइल बैंकिंग ने रूरल वुमेन को पैसा कमाना और पैसा मैनेज करने का आधार और अधिकार दोनों दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस ने उन्हें अपना बिजनेस चलाने का मौका दिया है। आज आप देखते होंगे हमारी बहनें बहुत सारे ऑनलाइन काम कर रही हैं। यूजुअली यू विल फाइंड मेनी वुमेन स्टार्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स लाइक रिलेटेड टू गारमेंट इंडस्ट्री, सूट्स बेच रही हैं, या ये कह लो कि परफ्यूम्स बेच रही हैं, या घर बैठकर अपने लिए एक सुरक्षित इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का हिस्सा बन चुकी हैं। जो औरतें एक रिमोट एरिया पे हैं, बाहर नहीं जा सकती या ऑफिस नहीं जा सकती हैं, जो जिम्मेदारियों में उलझी हुई हैं, उनके लिए डिजिटल स्पेस ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एज वेल एज संघर्ष एट द सेम टाइम दिया है, जिसको वो अपने स्ट्राइड में ले रही हैं और उसको एक बिजनेस चलाने का मौका दिया है, जो कि उनको एक साथ साथ चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। उसके आगे आपने ये देखा होगा कि इस एम्पावरमेंट के साथ साथ एक नया खतरा भी आया है। आप सुनते होंगे साइबर हैरासमेंट, साइबर स्टॉकिंग, आपने अभी डीप फेक, ऑनलाइन अब्यूज, नॉन कंसेंशुअल इमेज शेयरिंग, अभी उसकी बात हो रही थी। मेरे एक मित्र इस बारे में बात कर रहे थे। एनसीआरबी के 2024 डेटा के मुताबिक साइबर क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में 40% की बढ़ोतरी हुई है पिछले 3 सालों में, और ये रजिस्टर्ड केसेस हैं बाय द वे। अनरजिस्टर्ड केसेस की संख्या का तो मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है और कई गुना ज्यादा होगा। ये मैं आपको रजिस्टर्ड केसेस के बारे में बता रही हूँ। एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के लिए ये डबल बर्डन है। एक तरफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, दूसरी तरफ डिजिटल हरासमेंट। इन्हें जस्टिस मिलने के रास्ता और भी टफ हो जाता है, क्योंकि उन्हें डिजिटल लिटरेसी नहीं है, लीगल अवेयरनेस नहीं है, और बहुत बार पुलिस भी सीरियस नहीं लेती। कई बार हमें जाके पुलिस स्टेशन में भी स्ट्रगल करना पड़ता है एज अ वुमेन। वो कहते हैं कि कुछ नहीं है, एक छोटी सी बात है। हमें अपना पॉइंट प्रूव कराने के लिए एक पुरुष पुलिस वाले से लड़ना पड़ता है। एक महिला होकर हमें उसे समझाना पड़ता है कि उसे पहले मेरी बात सुननी है। माई वर्ड अगेंस्ट इट्स योर वर्ड अगेंस्ट माई वर्ड, और इट्स माई वर्ड अगेंस्ट योर वर्ड, तो यू हैव टू रजिस्टर माई कंप्लेंट इफ आई एम सेइंग दैट। आपने सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस भी बहुत देखे होंगे एट वर्क प्लेस, उसमें भी एक लॉ है, विशाखा गाइडलाइन है। इसी तरीके से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आना चाहिए, इतना ही स्ट्रांगली एक एक्ट आना चाहिए जो कि एक औरत को, एक महिला की बात को डिजिटल स्पेस में सुरक्षित कर सके। अब मैं अगर आगे बात करूं तो मैं यह क्लियरली ये कहना चाहती हूं कि आईटी एक्ट में और बीएनएस में जो प्रोविजंस हैं, उन्हें इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, और इसमें लीगल और ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी को साथ मिलकर काम करना होगा। मैं देख रही हूँ मेरे साथी हर फील्ड से इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा फायदा ये है कि यहाँ मैं देखती हूँ कि हर फील्ड से लोग जुड़े होते हैं। मनोज सर यहाँ पे ब्यूरोक्रेट से लेके, इकोनॉमिस्ट से लेके, जर्नलिस्ट से लेके, लॉयर से लेके, सोशलिस्ट, सिविल सोसाइटी, सभी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, और हम ही लोगों को मिलकर ये बदलाव लाना है, और हम ही लोगों को मिलकर ये कानून लाना है। अब अगर मैं दिव्यांग व्यक्तियों का हक की बात करूं तो एक्सेसिबिलिटी सिर्फ रैंप नहीं है। जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि व्हील चेयर रैंप बना दो, काम खत्म। लेकिन डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इसका सीधा मतलब है, क्या हर एक वेबसाइट या ऐप या प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए एक्सेसिबल है जो देखने में, सुनने में या मोटर फंक्शंस में डिफरेंटली एबल्ड हैं? मैं इनको स्पेशली एबल्ड कहती हूँ, जो स्पेशली एबल्ड हैं। WHO कहता है कि दुनिया में 1.3 बिलियन पीपल जो रहते हैं, they have some form of disability। इंडिया में ये संख्या 2.68 करोड़ ऑफिशियली है, लेकिन एक्चुअल संख्या इससे कहीं ज्यादा है। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में क्लियरली लिखा है कि गवर्नमेंट का हर डिजिटल रिसोर्स एक्सेसिबल होना चाहिए, लेकिन 2025 में भी एनआईसी के अंडर आने वाले काफी गवर्नमेंट पोर्टल्स BCAG 2.1 स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते।
ये लीगल नॉन कंप्लायंस है और मैं एडवोकेट होने के नाते कहना चाहूंगी कि इस पर PIL हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी इस पे फिक्स होनी चाहिए। अगर मैं गरीब और डिजिटल इकोनॉमी की बात करूं, एक नया बढ़ान है, इंडिया में एक नया डिजिटल इकोनॉमी का मॉडल बन रहा है, और लेकिन उनका भी कोई फिक्स इनकम नहीं है, नो सोशल सिक्योरिटी, नो हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे कि मैंने अभी बात करी, एक दलित गिग वर्कर को ऊपर कास्ट कस्टमर ने 1 स्टार रेटिंग दी सिर्फ नाम देख के। ये डिस्क्रिमिनेशन डिजिटल फॉर्म में आ गया है, ये डॉक्यूमेंटेड है, यही होता है। और जब इन वर्कर्स को कोर्ट जाना होता है तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लीगल एड पुअर लड़ाई तक पहुंचती ही नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक गैप है जिसे हमें मिलके भरना है। अब मैं आखिर में एक उम्मीद की किरण, जो बदलाव हो रहा है, एक पॉजिटिव, अब मैं कुछ पॉजिटिव बातें ऑब्वियसली मैंने इनका आपको, हमें क्या करना है, एक तो कॉन्क्रीट डिमांड्स और जो भी हमारी एक उम्मीद है, एक भारी उम्मीद है, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। If Manoj sir permits, I'll just quickly note it down. I'm just summing up my talk. When we talk about the positive points of digital age, हम आज ये कह सकते हैं that the village now holds a courtroom in its pocket. E-courts and virtual hearings have collapsed the distance to justice. A daily wage worker can attend her own matter without looking at a week's earning. This is Article 39A, finding a faster road than it's ever had. आपको, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूं, मैं ई कोर्ट्स की और वर्चुअल हियरिंग की यहाँ बात ना करूं तो ये जो टॉक है ये इनकम्प्लीट रहेगी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कई बार खुद फंस जाती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ मैं भी घर में, और वर्क लाइफ बैलेंस करने की वजह से मैं कई बार खुद वर्चुअल हियरिंग का प्रयोग करती हूँ और बहुत इफेक्टिव है। जैसे कि कहते हैं कि आप यू कैन नॉक द डोर्स ऑफ जस्टिस एनी टाइम, आप कानून का दरवाजा कभी भी खटखटा सकते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मेरे खुद के एक केस में कोविड के दौरान, जहां मैंने बच्चों को एस्केलेट कराया था, ईरान और कजाकिस्तान में मेडिकल स्टूडेंट फंस गए थे, उस पे मुझे जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तरवन सिंह जी ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ऑर्डर दिया था, जजमेंट प्रोनाउंस किया था, जिसमें उन बच्चों की सिक्योरिटी का ख्याल रखा गया था। उन बच्चों को वहां स्पेशल एयर इंडिया की फ्लाइट देकर उनको एस्केलेट कराया, इंडिया बुलाया गया था वापस। तब उस वक्त पर हमें वेबएक्स नहीं पता था, हमें गूगल मीट नहीं पता था, और व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे सिर्फ 4 लोग अलाउड थे। तो 2 हम अधिवक्ता थे, एक यूनियन ऑफ इंडिया के अधिवक्ता जस्टिस जसमीत सिंह जी, जो आज दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं, उस वक्त यूनियन ऑफ इंडिया के काउंसिल थे, 2 हमारे ऑनरेबल जजेस थे, और एक मैं थी जिसने ये पिटीशन डाली थी उन बच्चों के लिए। उसमें मुझे व्हाट्सएप कॉल पर ऑर्डर दिया गया था। उस वक्त मैं समझ गई थी कि हम कितने, हमारे हाथ में कितना बड़ा जो है हथियार है और कितना बड़ा अधिकार है एट द सेम टाइम, कि हमें आज वर्चुअली बैठ के इंटरनेट पे ऑर्डर दे दिया गया है एक इतने महत्वपूर्ण केस में। अगर मैं इसकी नहीं बात करती तो ये बात अधूरी रहती। इसके अलावा हमें नॉलेज भी बहुत मिलती है। There's a lot of knowledge which is being disseminated through the internet and through the AI, but responsible AI, जैसे कि अभी बात कही गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। That responsible AI portion is very very important. इसी के साथ if I want to talk about हमें क्या करना है, हमारे क्या अधिकार है, और हमें क्या करना चाहिए इसको और सक्षम बनाने के लिए। अब मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करी, सॉल्यूशन भी जरूर बताई मैंने। तो मैं लास्ट में आपको एक बात बताना चाहूंगी कि एक सिर्फ पहली डिमांड, डिजिटल इंक्लूजन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया जा सकता है, बट इस पे बहुत काम करना पड़ेगा, अभी इस पे बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। दूसरी डिमांड आर्टिकल 21 से भी जोड़ा जा सकता है, इस पर एक लेजिस्लेशन भी लाया जा सकता है। दूसरी डिमांड, कास्ट बेस्ड साइबर डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक सेपरेट आईपीसी और बीएनएस का प्रोविजन लाया जाना चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेड भी हो रहा है, इन्हें लीगली एड्रेस भी करना पड़ेगा। तीसरी डिमांड, हर गवर्नमेंट पोर्टल मैंडेटरी एक्सेसिबिलिटी ऑडिट से गुजरे, एनुअली नॉन कंप्लायंस पर पेनल्टी हो। चौथी डिमांड, SC ST OBC स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल स्कॉलरशिप प्लस डिवाइस एक्सेस प्रोग्राम, सिर्फ एडमिशन का रिजर्वेशन काफी नहीं, उन्हें टूल्स भी दो। पांचवी डिमांड, गिग इकोनॉमी में वर्किंग सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाए कास्ट न्यूट्रल ऑडिट के साथ। और छठी डिमांड, लीगल एड के बजट में 3x इंक्रीज स्पेसिफिकली डिजिटल रिलेटेड केसेस के लिए हो। तो ये उम्मीद की बहुत भारी पुकार है जो इस टॉपिक के जरिए मैंने अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ, एक उम्मीद के साथ, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस व्हिच वुमेन हैव अचीव्ड। मैं इस कोट को थोड़ा आगे ले जाना चाहती हूँ। हम किसी भी कम्युनिटी की प्रोग्रेस को इस बात से मेजर करें कि उसने अपने सबसे मार्जिनलाइज लोगों को कितना आगे बढ़ाया। डिजिटल एज में ये जिम्मेदारी और भी बड़ी हो सकती है और हो गई है। टेक्नोलॉजी एक टूल है, न्यूट्रल नहीं पॉलिटिकल है। ये डिसाइड करना हम लोगों के हाथ में है कि ये टूल इंक्लूजन का जरिया बनेगा या एक्सक्लूजन का जरिया बनेगा। मैं एक एडवोकेट हूं और मेरा काम कोर्ट्स में लड़ना है, लेकिन असली बदलाव कोर्ट से पहले समाज में, अवेयरनेस में और पॉलिटिकल विल में आता है। आज आप लोग जो मीटिंग में शामिल हैं, मनोज कुमार जी, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ये एक एफर्ट है उस बदलाव का। इस एफर्ट को आगे बढ़ाएं,
अपने गांव में, अपने मोहल्ले में और अपने 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 रिश्तेदारों में और अपने अपने दोस्तों में और अपने अपने घरों में डिजिटल इंक्लूजन की बात करें, राइट्स की बात करें, कानून की बात करें। क्योंकि जब तक हमारे एससी एसटी ओबीसी भाई बहनों की, हमारी महिलाओं की, हमारे गरीबों की, हमारे दिव्यांग साथियों की आवाज डिजिटल स्पेस में गूंजती नहीं रहेगी, जब तक डिजिटल इंडिया का सपना अधूरा है। जय भीम, जय हिंद, धन्यवाद।